बीजेपी के कद्दावर नेता या ये कहें कि कीरतपुर में बीजेपी पार्टी को मजबूत करने वाले संजीव वर्मा उर्फ सोनू, ज़्यादातर लोग सोनू वर्मा के नाम से जानते हैं। और अभी अगर हम बात करें 2024 में, जिस तरह से एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, सारी पार्टी एक तरफ हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है, और भी बहुत सारी चर्चा है जो सोनू वर्मा जो है उनसे बात करेंगे आज। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन है जिसमें सारी पार्टियां हैं और बीजेपी है, तो क्या लगता है इस बार? बीजेपी की पिछली बार भी सीटें 300 से ऊपर आई थी अपनी, पहली बार 282 आई थी, दोबारा में 303 आई थी। और मेरा ऐसा विश्वास है जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है और लगातार हमारी पार्टी भी लगातार प्रोग्रेसिव है, मुझे लगता है कि अब की बार भाजपा को अकेली को एनडीए गठबंधन की शायद 400 सीटें हों और बीजेपी अकेले की ही शायद 350 सीटें भी हों, और विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम से आ जाओ, यूपीए के नाम से आ जाओ या किसी और नाम से आ जाओ, लेकिन ओवरऑल बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में विपक्ष नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास में मोदी जी जैसा कोई चेहरा आज की तारीख में मौजूद नहीं है। शायद कोई चेहरा होता तो बीजेपी के मुकाबले कुछ फाइट कर पाते, लेकिन मोदी जी की जो विश्वसनीयता इस देश में सभी जाति धर्म संप्रदायों में है, उसको देखते हुए, उनकी लोकप्रियता के स्तर को देखते हुए वो ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पर है। और हमारी पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये जो इंडिया गठबंधन है ये तो भानुमति का कुनबा जोड़ा है। अब ये यूपी में ही जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, सपा और बसपा, वो दोनों एक जगह नहीं है। अब मान लो सपा है, लोकदल है, कांग्रेस है, इनका सीट शेयरिंग जो है वही बड़ा डाउटफुल है। जबकि 2019 में सपा बसपा दोनों मिलके लड़ी थी, उस समय भी दोनों पार्टियां मिलके मुश्किल से 15 सीटें या 13 सीटें जीत पाई थी। और अब की बार भी जहाँ तक लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, तो उस प्रकार से कोई सफलता मिलने की संभावना है नहीं। 80 सीटों में से भाजपा, कोई विशेष बात ना हुई तो शायद क्लीन स्वीप कर दे, क्योंकि जो गांधी परिवार की जो सीटें थी पिछली बार वो भी वो हारे हैं, तो अब की बात तो किसी की संभावना है ना के बराबर। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये आती है कि लोगों को सवाल ये है कि जैसे संघ है, संघ में अगर 2 बार कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है तो शायद उसे तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। ऐसे कुछ सवाल है लोगों के जहन में, ये वाली बात है। जैसे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्हें आगे लाया जा रहा है, और हो सकता है ये भी बात आ रही है कि अगर बीजेपी इस बार जीतती है तो योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की कोई चर्चा है क्या? नहीं, इस प्रकार की कोई भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस देश का चुनाव, प्रधानमंत्री पद का चुनाव पहले की तरीके से 2014, 19 और 24 तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं सारी कंडीशंस पर लड़ रही। वही सारे हमारे वादे हैं, वादे नहीं इरादे हैं, जो वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं, और जो भी भविष्य में और नए वादे होंगे वो भी सब पूरे होंगे। अच्छा, एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। ये लाइन ऐसी है कि जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये वाली लाइन आती है कि सबका साथ सबका विकास। एक टाइम ये भी था कि जब इलेक्शन की बात करें तो उसमें कहा गया कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिमों का हमें साथ ही नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट दो या मत दो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, ऐसा कोई भी बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी ऐसा बयान नहीं है कि हमें इस देश का मुस्लिम वोट ना दे। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार एक ही बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सभी का विश्वास हो। तो जब सबके विश्वास की बात होती है तो उसमें किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। वो मुस्लिम समाज को कोई टारगेट का विषय नहीं है। इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक, हिंदू, सभी के समान अधिकार हैं, और जो इनके अधिकार हैं उन अधिकारों में कहीं कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान या भाजपा की तरफ से ऐसा बयान, क्योंकि भाजपा की तरफ से अगर ऐसा कोई बयान कोई, इसमें वाली बात आ रही ना कि जैसे हिंदू कहा जा रहा है कि राम राज लाया जाएगा, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बुलाओ तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ये सारी चीज़ें कैसी? नहीं, राम राज्य की जो परिकल्पना है, राम राज्य की परिकल्पना केवल हमारी नहीं, वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी थी। महात्मा गांधी ने लगातार हमेशा एक ही बात कही, राम राज्य हो। और राम राज्य का मतलब किसी जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर नहीं है। राम राज्य का मतलब तो ये है कि ऐसा समाज हो जो भयमुक्त हो,
जो भ्रष्टाचार रहित हो, जिसमें हर छोटे आदमी को, हर बड़े आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी सवाल रखने का आज़ादी हो। इस देश में सभी को आज़ादी है अपनी बातें रखने की, हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, और ऐसा नहीं कि ये कोई जो है अभी है, ये कंटिन्यू है और लगातार चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों के साथ में, सभी शासन के जितने भी घटक हैं वो सभी अपने अपने लगे हुए हैं। और जहाँ तक आप अभी कह रहे थे संघ की भूमिका, संघ राजनीति नहीं करता, संघ कोई राजनीति नहीं करता, संघ कोई पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो इस देश के बहुत सारी समस्याओं के लिए, जब भी कोई भूकंप आता है, जब कोई बाढ़ आती है, तो वो कभी किसी ये थोड़ी पूछता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो तो बचाने गए। तो ऐसा संघ के बारे में भी दुराग्रह होना ये गलत है। और जो मुस्लिम समाज के लोग समझते हैं कि संघ कहीं कोई बैकलाइन में है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्य कर रहा है, जनता के बीच में, समाज के बीच में, सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। उसका कोई शासन में कोई भूमिका नहीं है। और शासन में जो भूमिका है वो केवल इस देश के प्रधानमंत्री की है, अलग अलग विभागों के मंत्रियों की है। कोई कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी तो विधायक सांसद बना ली, सरकार तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही। और जहाँ तक कोई कहता हो कि मुस्लिम समाज के वोट, मुस्लिम समाज हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमें कम मात्रा में वोट दें मुस्लिम या ज़्यादा में दें वो एक अलग विषय है, लेकिन मुस्लिम भी हमें वोट देता है। और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का लाभ लगातार पूरे देश के मुस्लिमों को, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम मौजूद हैं। अब उनके लिए बार बार जब मोदी जी काम कर रहे हैं तो वो हिंदू या मुसलमान के लिए तो काम नहीं कर रहे, वो अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। वो लगातार 132 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़, जो कि अब हम हो गए हैं 140 करोड़ से ऊपर, वो लगातार उसकी बात करते हैं। वो कभी जो है बात ही नहीं करते कि इस देश के हिंदू 115 करोड़ हैं, 125 करोड़ हैं। वो तो लगातार कहते हैं इस देश के 140 करोड़, क्योंकि वो जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में आने के बाद में, वो किसी एक लोकसभा का, एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब देश का प्रतिनिधित्व हो तो उस समय पे ये कहना कि ये, आप एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, वो उज्ज्वला योजना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को तो केंद्रित नहीं है। और ये मकानों की योजना है, 2.25 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप बताओ वो किसी एक व्यक्ति की हो, आपके किरतपुर में माइनॉरिटी है ठीक ठाक, मुस्लिम समाज ठीक ठाक, और जितना मुझे ज्ञात है जो 1000 के आसपास मकान आए हैं उनमें से 900 मकान, 850 मकान मुस्लिम समाज के बने हुए हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ मुस्लिम समाज पूरा ले रहा है। शासन की जितनी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, एक ये 2 योजनाएं नहीं, ये तो मैंने मुख्य तौर पर इसलिए कही कि जो आप मुस्लिम समाज में बड़ी योजनाएं हैं सभी को दिखती हैं। जो हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, और वो 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए करा मोदी जी ने, योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के लिए। अब जब 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए होगा तो उसमें कहाँ मुस्लिम और हिंदू आया। अब योगी जी को हिंदुत्व का चेला कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि योगी जी ने प्रधानमंत्री, ये भविष्य के गर्भ में है। ये फिलहाल जो चुनाव लड़े जा रहे हैं 2024 में, मोदी जी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं। जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में सबको दिखेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने जो ये निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है इससे उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि इस पूरा जो हिंदुस्तान है वो एक जगह आ गया है और राहुल गांधी के पीछे होने लगे, इस तरह की जो आ रही है खबरें, इस पर क्या कहना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकालनी चाहिए, लेकिन भारत तो जुड़ा हुआ है। वो तो लगातार ऐसी बातें करते हैं जो इस देश को तोड़ने वाली है। वो कभी भी कोई भी ऐसा बयान उनका नहीं है जो इस देश को जोड़ने वाला। उनके जो लगातार उनका चाइना से बातचीत हो, यूरोप में जाकर भारत सरकार पर आरोप लगाने हों, बहुत सारे विषय हों। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक ही नीति है, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, स्पष्ट लाइन है। राष्ट्र प्रथम, संगठन 2 नंबर पे, 3 नंबर पे स्वयं। हमारे यहाँ पार्टी में ही पहले दिन से एक ही बात है, जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक ही बात कहेगा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, आफ्टर देन पार्टी, सेकंड पार्टी, 3rd नंबर पे सेल्फ। मतलब स्वयं की प्राथमिकता है मेरी 3 नंबर पर होनी चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता देश होनी चाहिए। मेरी पार्टी का भी यही मानना है और मेरा खुद का भी यही मानना है कि अगर देश होगा तभी हम जो है मजबूत होंगे। अच्छा, जैसे अभी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें समाजवादी के जो कार्यकर्ता था उनके द्वारा कहा गया कि नीलम पारासर जो हैं
उनके लिए टिकट के लिए मांग की जाएगी। एक तरफ तो वो हो गए, दूसरा चेहरा चंद्रशेखर हो गए। ये इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दो एक ही पार्टी से हो गए जो सामने आ सकते हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी से कौन सा ऐसा दिग्गज चेहरा सामने आ रहा है या आ सकता है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता दिग्गज है और भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसे मिलेगा ये संभावनाएं लगाना भी बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि अभी इलेक्शन में भी 6 से 7 महीने बाकी हैं और दावेदार जो भी होगा वो क्षेत्र का ही होगा और ऐसी सीट है ऐसी ही होगा। और ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी सेकंड है, फर्स्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कार्यकर्ता कौन चुनाव लड़ेगा। जो भी चुनाव लड़ेगा वो कार्यकर्ता होगा ही होगा और जो हमारा कार्यकर्ता होगा वो हमारा भाई होगा। तो हमारे यहाँ तो ये विषय है ही नहीं। हमारे यहाँ तो विषय ये है कि हमारा संगठन किस व्यक्ति को टिकट देना है, जिसे भी टिकट मिलेगा पूरा संगठन उसी के लिए कार्य करेगा। और जो ये नीलम पारस वाला बात आ रही है और इस तरह से चंद्रशेखर वाली बात आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है? जिस एक तरफ ये है कि इंडिया गठबंधन जो है ना सब एक साथ है, मगर यहीं पे फूट नज़र आने वाली बात आ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा अब नीलम पारस है या चंद्रशेखर हैं, दोनों में से कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से सीट भी जीतने वाली है और ये निश्चित तौर पर तय है कि पिछली बार 2019 में सपा बसपा के मजबूत गठबंधन था, उसके कारण से है हमारी सीटें रह गई थी, लेकिन हमारे वोट बढ़े थे। हमारे वोट अब भी बढ़ेंगे और हम सीट भी निश्चित तौर पर जीतेंगे। आज आजम खान साहब को भी दोबारा से जेल हो गई और ये लगातार उनके साथ हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी हमसे बदला ले रही, इस पर क्या कहना चाहिए? आजम खान केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, रामपुर का, कहीं और का तो नहीं करते। आजम खान साहब के अपने जो क्रियाकलाप हैं, जो न्यायपालिका उन्हें दोषी ठहरा रही, इसमें कुछ सरकार की तो कोई भूमिका है नहीं। सरकार तो केवल मान लो जो है जो शासन का अंग है, पुलिस प्रशासन ने जांच करी, जो सत्य हुआ वो सामने रखा, लेकिन उस पर जो निर्णय लेना है वो कोर्ट को लेना। जो कोर्ट का निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, उसमें आजम खान नाम होने से तात्पर्य नहीं, कोई आजम खान हो या उसमें कोई स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भाजपा का कार्यकर्ता हो, हमारे यहाँ उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी उनका ये कहना है कि केस तो बहुत पे हैं, आरोप तो बहुत लोगों पे है, वो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हों या वरिष्ठ हों, इसी तरह से और भी पार्टी के हों, मगर मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे ही क्यों जैसे ही मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ फिर अंदर डाल देते हैं। नहीं, वो जो उनका विषय है, उनके इस प्रकार के क्रियाकलाप रहे हैं लगातार। उन्होंने सरकारों में कभी जो है किसी नियम को नहीं माना, उनकी एक क्षत्रिय राज रहा, तो उनकी विचारधारा में वही चीज़ें हैं कि जिस प्रकार से वो पहले कहते थे। उनके जो बयान है पहले के कि सपा बसपा गठबंधन आ गए, तनखैये क्या है, यो क्या है, वो क्या है, उनके बहुत सारे बयान इस प्रकार के हैं। तो वो जो उनका विषय है, तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना उचित भी नहीं, लेकिन आजम खान साहब जो है वो अपने आप को पीड़ित दिखाने का चाहें जितना प्रयास कर लें, लेकिन जो उन्होंने कुकर्म किए हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, एक लुटेरों का अड्डा है, यहाँ कुछ और तो हो नहीं रहा। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन देखा, लूट चलती थी, थाने बिकते थे, गुंडागर्दियाँ होती थी। आज हमारे प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा। सड़कों में गड्ढे हुए बरसात के कारण होते ही हैं। अब सरकार ने जो है फंड रिलीज कर दिया और सभी सड़कों के काम लग रहे हैं। आप देख लो, आज किरतपुर में भी सभी गड्ढे भरे जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे। हाईवे हमें मिल रहा है। हमारी सरकार ने लगातार, हम लोग पहले दिल्ली जाया करते थे, तो दिल्ली जाने का मतलब ये था कि अगर हमें गलती से एयरपोर्ट जाना तो 6 घंटे चाहिए। आज हमें एयरपोर्ट जाना है तो मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुँचते। नहीं, इसमें लोगों ने सवाल ये कहा कि जैसे अगर सोनू वर्मा जो हैं वो ये वाली बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है, तो उनके छोटे भाई जो हैं वो समाजवादी को क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरा कोई भाई समाजवादी पार्टी में नहीं है। नहीं है। मेरे परिवार की विचारधारा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की रही। मेरे पिताजी पूर्व में नगर अध्यक्ष है। हमारे पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी प्रेरित नहीं है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जो ये कहते हैं, अब ये तो आरोप प्रत्यारोप है, बेवजह की बातें हैं। अब यहाँ शहर में, हमारे यहाँ जो शहर में चेयरमैन बना रखा, उस व्यक्ति की हिस्ट्री शीट कितनी साफ़ सुथरी है। जो हमारे यहाँ विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनकी हिस्ट्री शीट कितनी साफ़ सुथरी है। बलात्कार के मामले में आरोपी रहे, पौड़ी जेल में महीनों तक बंद रहे। क्या हमने बंद करा दिया उन्हें पौड़ी जेल में? कोर्ट ने भेजा,
कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के मामलों में देखा, उनकी तो सदस्यता जाते जाते रुकी है। अब ये उनका चरित्र है। अच्छा, इसमें अगर जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आपका और चेयरमैन साहब का 36 का आंकड़ा बताया जाता है जनता के सामने, मगर कुछ वर्ग ये कहता है कि आपकी दोनों की दोस्ती भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो है न चेयरमैन साहब से कोई 36 का आंकड़ा है, क्योंकि उनकी मेरी कोई दीवार तो बट नहीं। मेरी और अब्दुल मन्नान की विचारों की लड़ाई है। मेरा कहना है कि जो शहर का प्रथम नागरिक हो, कम से कम इस लायक तो हो कि वो थाने में बैठ सके, वो नगर पालिका में बैठने लायक तो हो। एक गुंडा, हिस्ट्री शीटर जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो व्यक्ति शहर का प्रथम नागरिक है। इस शहर का दुर्भाग्य है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कट्टर क्या है? अगर मान लीजिए जैसे अगर कोई ये कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ और मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो वो देश के लिए हित में है। अगर कोई मुसलमान कह रहा है कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, कट्टर तो ना हिंदू अच्छा ना कट्टर मुसलमान अच्छा। कट्टर तो कोई भी होना अच्छा नहीं। अच्छा तो वो है जो समाज में क्योंकि देखो ये समाज है, अब यहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। जब हम लोग व्यापार करते हैं तो हम व्यापार करते हुए मुसलमान और हिंदू का भेद तो करते नहीं, और जब हम व्यापार करते हुए मुस्लिम और हिंदू का भेद नहीं करते। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है। मैं अपने मंदिर जा रही हूँ, अपने मस्जिद जा रहे हैं। कोई कट्टर कह रहा है अपने आप को, बड़ी अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन उस कहने वाले को ये कहना चाहिए कि भाई तू अपने विचारों में, अपने कर्मों में वो प्रदर्शित कर। तू मुस्लिम विरोधी होकर या हिंदू विरोधी होकर अपने आप को कट्टर बताने लगे। मुस्लिम का विरोध या हिंदू का विरोध वो उचित नहीं है, वो कट्टरता गलत है, धार्मिक वैमनस्य गलत है। लेकिन मैं अपने मंदिर जाऊँ, पूजा करूँ, वो मेरा अधिकार है कि मैं मान लो सुबह शाम भगवान जी को जा रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे अपने विचार सात्विक है, मैं अपने धर्म की शिक्षाओं पे चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दिखाता ये हूँ कि मैं धार्मिक हूँ और पता लगा कि मैं जो है झूठ बोलूँ, तो इस प्रकार का बर्ताव नहीं चाहिए। कट्टर हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही बुरे हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। और आपस में जो है जो घृणा बढ़ाने वाले लोग हैं, घृणा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2019 की अगर हम बात करें तो बहुत एक्टिव थे आप सोशल मीडिया पे, और आपके जो तंज सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक की हम बात करें, जो भी चीज़ लिखते थे सटीक लिखते थे, और वो कहीं ना कहीं असर करती थी किसी ना किसी पे, और उस पर वो लोग कटाश करने की कोशिश करते थे वो। और अब बहुत ज़्यादा साइलेंट क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2022 के पूरे विधानसभा चुनाव में मैंने लगातार पूरी तरीके से जो है पार्टी के लिए काम किया है, और अभी हमारा जो है चेयरमैनी का चुनाव हुआ तो भी मैंने पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम किया है। अब 2024 का चुनाव होगा तब भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करूंगा। जब कोई व्यक्ति सवाल उठाएगा तो जवाब मिलेगा, अब कोई सवाल नहीं उठाएगा तो जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये राजनीति, वो राजनीति बहुत होगी। झूठ के सहारे राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है सच के साथ। अब इस देश के लोगों को झगड़ा नहीं चाहिए, ये लगातार पता लग रहा है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से लगातार चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं है, एक भी दंगा नहीं है। हम अक्सर देखा करते थे 2017 से पहले, जब 2017 से पहले हम देखा करते थे, हमारे घर के सामने जैसे सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ हम देखा करते थे कि अक्सर जो है सब जरा सा कोई मामला हुआ और 1000 लोगों की, 800 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और थाने पर पहुँच गए 1000 लोग। यार इसका क्या मतलब है? ये किसी भी सभ्य समाज में इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? आज कम से कम अगर कोई झगड़ा हो रहा है, झगड़े तो संभव रुकने नहीं है, लेकिन ना तो 1000 लोगों की भीड़ है, ना कोई अस्पताल में बदतमीजियाँ हैं, ना पुलिस प्रशासन में बदतमीजियाँ हैं। अच्छा, पुलिस भी बिल्कुल देखिए बड़ा स्पष्ट तौर पे है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करती है। आप एक बात बताओ, अपने किरतपुर की एक छोटी सी मिसाल ले लो। हमारे यहाँ 2017 की भाजपा सरकार आने से पहले मीट बिकता था, मीट बिकता था, खुली दुकानों पर बिकता था, गंदगी के साथ बिकता था। आज सरकारी स्लैटर हाउस से, बूचड़ खानों से मीट आ रहा है और शीशे की दुकानें हैं, सफाई के साथ में उसको ध्यान रखा जा रहा है। वो कारोबार करने वाले कोई भी लोग अच्छे हों या बुरे हों मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम किसी को खाना मिलेगा तो वो शुद्ध तो मिलेगा। गंदगी खत्म हुई या नहीं हुई बताओ? फर्क पड़ा? अभी गंदगी खत्म करनी है। अब इसी प्रकार से है, आप जो है मतलब बदलाव तो बहुत सारे हैं, एक या दो नहीं है। 2017 से पहले एक वर्ग के लोग कुछ गुंडई किया करते थे, लड़कियों के साथ में अक्सर छेड़छाड़ होती थी, हमने बहुत देखे हैं ऐसे विषय। आज पिछले 6 साल में कोई गुंडई, कोई बदमाशी
किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की विशेष की है क्या? कोई किसी व्यक्ति को अगर आज की तारीख में कहने लगे, उसने कहा भाई मैं तेरा यो कर दूंगा, वो तुरंत एप्लीकेशन देगा, सुनवाई हो रही है। अब जो सुनवाई है वो जायज़ कामों की सुनवाई है, वो ऐसा नहीं है कि भाई जो है ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, इसकी विधायक है, इसका सांसद है, इसका वो ना। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता गुंडई में लिप्त नहीं, बड़े साफ सुथरे कारोबार करने वाले लोग हैं, ठंडे मिजाज के लोग हैं, और बाकी सब चीज़ें सभी के सामने हैं, सब देख रहे हैं लगातार कि जैसे अगर देखा जाए पुरानी की हम बात करें, किरतपुर एक मिसाल रहा, आप आपस में भाईचारे की एक मिसाल रहा। और जब अगर हम रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं तो एक वो मज़ार पड़ता था वहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे जब भी किसी भी उस धर्म का जुलूस निकलता था तो वहाँ पे मोहम्मद के शहर, मतलब जैसे मज़ार का एहतराम करते हैं, मोहम्मद के शहर में चला दिया जाता था। वहाँ पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से वो जैसे चलता, अब जो वो प्रथा ख़त्म हो गई, इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए साहब, मेरी अपनी जानकारी में मज़ार के आसपास कभी कोई, देखिए अगर मान लो हिंदू धर्म का कोई शोभा यात्रा है तो हिंदू धर्म की शोभा यात्रा में मोहम्मद साहब का जिक्र क्यों आएगा? देखिए वो करते थे आपसदारी में। नहीं, मेरा मानना है, देखिए व्यक्तिगत तौर पे कि अगर हिंदू धर्म की शोभा यात्रा है तो मान लो कोई राम डोल का जलूस है तो वो राम जी के संबंध में होगा, कृष्ण जन्माष्टमी का है, रामनवमी का है, जिस प्रकार का जलूस है उन्हीं भगवानों के संबंध में होगा। लेकिन ये जो आपने बताई बात, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी लगातार यहीं से हूँ, तो मैंने किसी जलूस में ऐसा नहीं देखा, किसी शोभा यात्रा में ऐसा नहीं देखा। अच्छा, जहाँ तक मुस्लिम समाज के जलूस, अगर मुस्लिम समाज के जलूस में किसी में जो भी एक या दो निकलते हैं, मोहम्मद साहब की बात नहीं होगी तो किस में होगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि किरतपुर में ही देखा गया था ऐसा कि भाईचारा वाली बात। अब से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, मैंने खुद देखा कि जब जुलूस निकला और जुलूस निकलते हुए उन्होंने वो एकदम से वो चला दी, नाच चला दी। अब वो नहीं है सही। अगर भाई किसी भी धर्म का निकल रहा, वो अपना तरीके से करेंगे, मगर वो भाईचारा कायम करने के लिए इस तरह से किया जाता था, जैसे भी किया जाता था, वो एक सवाल है। नहीं, मेरी जानकारी में कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई इस प्रकार का नाच चला हो। लेकिन जो जलूस निकल रहे हैं, जितनी शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, वो शांतिपूर्वक निकल रही हैं। हम हर साल देखा करते थे कि होली का जलूस निकलना, इधर से लेकर उधर तक पुलिस लगा दो, ये कर लो, वो कर लो। अब मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, 2 से 3 जगह मुस्लिम समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो रामलीला ग्राउंड के आसपास स्वागत हो रहा या मोहल्ला किला कंकड़ान में 2-3 स्वागत हो रहा, तो 3 से 4 जगह मुस्लिम समाज के लोग अपने डॉक्टर एहसानुल करीम साहब, मास्टर मजहर नामी साहब, ये हर सब बार जो है मैं देखता हूँ कि जो है होली के जलूस में हर बार स्वागत करते हैं। और हिंदू समाज भी जो है, जो मुस्लिम समाज की जो भी 1-2 जलूस हैं मिलादुल नबी का या उसके, तो उनमें सभी में सहयोग करते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो शोभा यात्रा हिंदू समाज की है तो उसमें मुस्लिम समाज के गीतों का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है, और मुस्लिम समाज की है तो उसमें हिंदू समाज के किसी गीत का कोई औचित्य नहीं। बहुत सारे लोगों ने सोनू वर्मा जी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, मगर आज जो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आज जो भी पूछने की कोशिश करी उन्होंने, बहुत इनके बारे में कहा जाता है कि गुस्सा जो है, गुस्सा बहुत है, एकदम गुस्सा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक जो है इंटरव्यू रहा और बहुत सही इंटरव्यू रहा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।